सभी को नमस्कार। केमिस्ट्री बाई कपिल डांगी सर यूट्यूब चैनल पे अपन पढ़ रहे हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड सीरीज। इसके 5 पार्ट मतलब 5 वीडियोज अपन पढ़ चुके हैं। आज अपन इसके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पार्ट 6 में इस बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट पढ़ेंगे। वो है बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, उपसह संयोजक यौगिकों में बंधन। जैसा अपन ने पहले भी चर्चा करी थी कि उपसहसंयोजक यौगिकों में केंद्रीय धातु परमाणु या आयन और लिगेंडों के बीच उपसहसंयोजक बंध का निर्माण होता है। तो ये निर्माण कैसे हुआ, निर्माण के बाद संकुल है उसकी ज्यामिति कैसे होगी, उसके चुंबकीय गुण कैसे होंगे, इन सब की चर्चा अपन इस टॉपिक में करेंगे। उपसहसंयोजक यौगिकों में बंधन को बताने के लिए दो बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत अपन पढ़ेंगे। पहला सिद्धांत है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जिसे शॉर्ट में वीबीटी के नाम से भी जानते हैं। हिंदी में अगर बोलें तो इसे कहते हैं संयोजकता बंध सिद्धांत, और ये सिद्धांत दिया गया था पोलिंग नामक वैज्ञानिक ने। दूसरा इसका महत्वपूर्ण सिद्धांत है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, जिसे शॉर्ट में सीएफटी के नाम से अपन जानते हैं। इसे क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत हिंदी में अपन बोलेंगे, और ये दिया गया था बेथे एंड वॉन व्लेक नामक वैज्ञानिकों ने। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पार्ट 6 में अपन इसका पहला सिद्धांत पढ़ेंगे वीबीटी। इसका सीएफटी सिद्धांत है, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पार्ट 7 में पढ़ेंगे, मतलब नेक्स्ट वीडियो में इसको पढ़ेंगे। तो देखिएगा, उपसहसंयोजक यौगिकों में बंधन को बताने के लिए जो पहला सिद्धांत अपन पढ़ने जा रहे हैं वो है संयोजकता बंध सिद्धांत, जो पोलिंग के द्वारा प्रपोज्ड किया गया था, प्रतिपादित किया गया था। यह सिद्धांत क्या बताता है कि संकुल कैसे बने, तो उसके लिए कुछ अभिग्रहित हैं। वो अभिग्रहित क्या हैं देखिएगा। अभिग्रहित संख्या 1 क्या कहता है कि जो केंद्रीय धातु परमाणु या आयन संकुल में बंध बनाने के लिए खाली एसपीडी कक्षक उपलब्ध कराता है, धातु परमाणु से अपने को क्या मिलेंगे, रिक्त एसपीडी कक्षक हैं वो उपलब्ध होंगे, रिक्त होंगे। अब ये रिक्त कक्षक किस प्रकार से उपलब्ध होंगे कि संकुल में केंद्रीय धातु परमाणु या आयन से जुड़े उपसह संयोजक बंधों के बराबर संख्या में लगभग समान ऊर्जा वाले एसपीडी रिक्त कक्षक उपलब्ध होते हैं। अब जो केंद्रीय धातु परमाणु या आयन रिक्त कक्षक उपलब्ध करा रहे हैं, उन रिक्त कक्षकों की संख्या कितनी होगी, उतनी ही होगी
जितने केंद्रीय धातु परमाणु या आयन के साथ उपसहसंयोजक बंध बनेंगे उतने रिक्त कक्षक होंगे और इन रिक्त कक्षकों की जो ऊर्जा है वो लगभग बराबर होगी, मतलब इनकी ऊर्जाओं में ज़्यादा अंतराल नहीं होगा। अब ये जो केंद्रीय धातु के रिक्त कक्षक हैं ये यों के यों बंध बनाने में प्रयुक्त नहीं होते हैं। बंध बनाने से पहले इन लगभग समान ऊर्जा वाले उपसहसंयोजक बंधों की संख्या के बराबर संख्या में रिक्त कक्षक पहले आपस में संकृत होते हैं। तो तीसरा अभिग्रहित क्या है? केंद्रीय धातु परमाणु या आयन के लगभग समान ऊर्जा वाले SPD रिक्त कक्षक संकरण में भाग लेते हैं। मतलब जो केंद्रीय धातु परमाणु या आयन के रिक्त कक्षक हैं जो बंध बनाने में भाग लेंगे वो किस रूप में भाग लेंगे? पहले वो संकरण करेंगे और संकरण के बाद बनने वाले जो संकृत कक्षक हैं वो संकृत कक्षक बंध बनाने में भाग लेते हैं। अपन 11th में भी अपन ने पढ़ा था कि संकरण में जितने कक्षक भाग लेते हैं उतने ही संकृत कक्षकों का निर्माण होता है। कि जैसे मान लो 1s और 3p कक्षकों ने संकरण में भाग लिया तो 4sp3 संकृत कक्षक बन जाते हैं। 1s 3p 2d कक्षक अगर संकरण में भाग लेते हैं तो 6sp3d2 संकृत कक्षक बन जाते हैं। इस तरह से ये संकृत कक्षक बनेंगे। अब संकृत कक्षकों का क्या होगा? केंद्रीय धातु परमाणु या आयन के संकृत कक्षक कैसे हैं? रिक्त हैं। संकृत रिक्त कक्षक लिगेंड के भरे हुए कक्षकों से अतिव्यापन करते हैं। केंद्रीय धातु परमाणु व आयन में संकरण हो गया, संकृत कक्षकों का निर्माण हो गया। कक्षक कैसे हैं? रिक्त हैं। ये रिक्त संकृत कक्षक लिगेंड के भरे हुए कक्षकों के साथ अतिव्यापन करते हैं और उपसहसंयोजक बंध का निर्माण होता है। सहसंयोजक बंध बनता है, उपसहसंयोजक बंध बनते हैं। अब ये जो उपसहसंयोजक बंध बने ये दिशात्मक हैं और दिशा भी कैसी कि लिगेंड के कैसे कक्षक थे? भरे हुए कक्षक थे। केंद्रीय धातु के कैसे कक्षक हैं? संकृत रिक्त कक्षक हैं। तो जो उपसहसंयोजक बंध बनता है उसमें जो ये एल मानी लिगेंड है वो दाता की तरह व्यवहार करते हैं और एम मानी मेटल मतलब धातु ये ग्राही की तरह व्यवहार करते हैं। तो दिशात्मकता के गुण में अपन कहेंगे कि इस तरह से तीर का निशान लगाएंगे जिसमें लिगेंड की तरफ इसकी पूंछ होगी और धातु की तरफ इस तीर का सिर होता है। सिर मतलब ग्राही और पूंछ मतलब दाता। तो ये उपसहसंयोजक बंध बनेगा, ये दिशात्मक होगा। दिशात्मक।
दिशात्मकता गुण इसमें पाया जाता है। अब जो संकुल बनता है उस संकुल की ज्यामिति कैसे होगी, किस प्रकार की ज्यामिति का संकुल बनेगा, यह निर्भर करता है कि केंद्रीय धातु परमाणु या आयन में कि संकरण में जो भाग लेने वाले कक्षक हैं उनमें किस प्रकार का संकरण हुआ है। तो देखिए नेक्स्ट पॉइंट में अगर ज्यामिति की बात करें तो संकरण अगर sp3 है तो संकुल की ज्यामिति कैसी होगी, चतुष्फलकीय। अगर संकरण है dsp2 तो अपन कहेंगे या अपन तो ऑब्जर्व करेंगे, देखेंगे संकुल की ज्यामिति कैसी होगी, वर्ग समतलीय। अगर संकरण sp3d2 या d2sp3 होता है तो संकुल की ज्यामिति होगी अष्टफलकीय। तो जो ज्यामिति है संकुल की यह निर्भर करती है केंद्रीय धातु परमाणु या आयन में कक्षकों के संकरण पर कि किस प्रकार का इसमें संकरण है। ठीक है, ये ज्यामिति हो गई। अब इसमें देखिए आप संकरण में अपन देख रहे हैं जैसे sp3 dsp2 sp3d2 या d2sp3 इस प्रकार का संकरण है। तो इस संकरण में जैसे अपन देख रहे हैं कि sp3d2 और दूसरे को लिख रहे हैं अपन d2sp3, इसका क्या मतलब है, अगर sp3d2 है इसका मतलब ये जो d कक्षक हैं ये कहां से लिए गए, बाह्य कक्षक या बाह्य कोश के d कक्षक हैं, बाह्य कोश के, और इन d कक्षकों को nd कक्षक कहते हैं। देखिए s के बाद p आया और p के बाद d आया, मतलब बाह्य कोश के d कक्षक हैं ये, इन्हें nd कक्षक कहेंगे। n क्या है, संयोजी कोश है, बाह्यतम कोश है। d2sp3 का मतलब d है वो s और p से भी पहले आ गया, तो ये जो d कक्षक है ये क्या है, आंतरिक कोश के d कक्षक हैं और इन्हें n-1d कक्षक कहते हैं। मतलब जो संयोजी कोश है n नंबर का उससे एक अंदर वाला, n-1 मतलब उससे एक अंदर वाला कोश है उसमें से d कक्षक ने संकरण में भाग लिया है, तो ये आंतरिक कोश वाले d कक्षक हैं, n-1d कक्षक हैं। अगर बाह्य कोश के d कक्षकों ने, जिन्हें अपन nd कक्षक कहते हैं, उन्होंने संकरण में भाग लिया तो बनने वाले संकुल को कहेंगे बाह्य कक्षक संकुल, बाह्य कक्षक संकुल बोलते हैं। इसको उच्च चक्रण संकुल भी कहते हैं या इसे चक्रण मुक्त संकुल भी कहते हैं। तो अगर बाह्य कोश के d कक्षक संकरण में भाग ले रहे हैं, जैसे अभी अपन ने देखा sp3d2 में ऐसा हो रहा है, तो इस प्रकार के संकुल को क्या कहेंगे, बाह्य कक्षक संकुल। इसे उच्च चक्रण संकुल या चक्रण मुक्त संकुल भी कहते हैं। क्यों कहते हैं ये अपन जब इसके उदाहरण देखेंगे उसमें अपन समझेंगे कि उच्च चक्रण संकुल और चक्रण मुक्त संकुल क्यों बोला इसको। अगर संकरण में भाग लेने वाले d कक्षक आंतरिक कोश के हैं, n-1d कोश कक्षक इसमें भाग ले रहे हैं, तो इस प्रकार के संकुल को कहेंगे आंतरिक कक्षक संकुल या निम्न चक्रण संकुल, निम्न चक्रण संकुल या चक्रण युग्म संकुल।
तो अंदर वाले कोश अगर संकरण में भाग ले रहे हैं तो इस प्रकार के संकुल को कहेंगे आंतरिक कक्षक संकुल, या निम्न चक्रण संकुल, या चक्रण युग्म संकुल इसको बोलेंगे। ठीक है, निम्न चक्रण या चक्रण युग्म, क्योंकि अंदर के कोश जब भाग लेंगे तो धातु में उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन हैं वो उनका क्या हो जाता है, युग्मन हो जाता है, अंदर की तरफ वो युग्मित हो जाते हैं, इसलिए इसको चक्रण युग्म, युग्म बन गए ना चक्रण के, इसलिए चक्रण युग्म संकुल। और जब इलेक्ट्रॉनों का युग्मन हो जाता है तो अपन जानते हैं एक कक्षक में उपस्थित दो इलेक्ट्रॉन तभी रह पाएंगे जब उनका चक्रण विपरीत हो, एक का चक्रण प्लस हाफ तो दूसरे का माइनस हाफ, और वो चक्रण एक दूसरे को नष्ट कर देते हैं। तो चक्रण क्वांटम संख्या, स्पिन क्वांटम संख्या जिसको अपन कहते हैं, उसका मान कम हो जाता है। इलेक्ट्रॉनों के युग्मन से चक्रण क्वांटम संख्या का मान कम हो जाता है, इसलिए इसको कहते हैं निम्न चक्रण संकुल। और जब बाह्य कोश के कक्षक काम में ले आ रहे हैं, एनडी कक्षक संकरण में काम आ रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉनों का युग्मन होता नहीं है, उनके चक्रण क्वांटम संख्याएं जुड़ जाती हैं, इसलिए अपन उसको कहते हैं उच्च चक्रण संकुल। और चक्रण मुक्त हैं, आपस में युग्मित नहीं हुए, इसलिए कहते हैं चक्रण मुक्त संकुल। तो ये है वीबीटी के कुछ अभिग्रहित, और इस अभिग्रहित में संयोजी कोश के जो कक्षक हैं वो संकृत होकर बंध बनाने में भाग ले रहे हैं, इसलिए इसको कहते हैं संयोजकता बंध सिद्धांत। अब कुछ उदाहरण लेते हैं। देखिएगा, उदाहरण में जैसे मैंने लिया NiCN होल 4 2-, ये मैंने कोई संकुल आयन लिया है, और इसमें अपन वीबीटी के आधार पर देखेंगे कैसा इसमें संकरण है, कैसी इसकी ज्यामिति है, और कैसे इसके चुंबकीय गुण हैं। देखिएगा, सबसे पहले इसका नाम देखें, तो नाम में सबसे पहले लिगेंड का नाम लिखूं टेट्रासायनो, लिगेंड का नाम आ गया। फिर धातु का नाम आएगा, धातु चूंकि ऋणावेशित समन्वय मंडल का हिस्सा है तो हो गया निकलेट, और निकिल का यहाँ पर ऑक्सीकरण अंक है +2। देखिए 4 CN, 4 माइनस हो गए, ऊपर 2 माइनस आया, तो 2 माइनस कहाँ गए, निकिल के +2 से उदासीन हो गए, और चूंकि ये आयन है तो आगे आ जाएगा आयन, ये नाम है इसका। अब देखिएगा, निकिल है, अपन जानते हैं निकिल का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 28 होता है, और उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 3d8 4s2, ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। चूंकि इसमें से निकिल में से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो निकिल +2 होगा, तो क्या होगा 3d8 4s0 होगा, और 4p है वो तो पहले से ही 0 है, तो 3d8 4s2 ये निकिल का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास था, और निकिल 2+ का है 3d8 4s0। क्लियर। अब देखो, इसको अगर कक्षकों के रूप में देखें तो निकिल 28 डी में कितने कक्षक होते हैं, 5, और 8 इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो इस तरह से भरे जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, ये है 3D। ये 4s में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2, और ये हो गया इसका 4p, और p में होते हैं 3 कक्षक, और ये खाली पड़े हैं। निकिल 2+, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन कहां से निकलेंगे, बाह्यतम मतलब उच्चतम ऊर्जा वाले में से निकलेंगे, ये 3d 4s 4p। निकिल में से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो कौन से वाले निकले, ये s वाले निकल गए, दोनों इलेक्ट्रॉन निकल गए,
तो डी वाले इलेक्ट्रॉन बचे सिर्फ, ये डी वाले इलेक्ट्रॉन बच गए। अब यहां देखिएगा केंद्रीय धातु का संकुल बना है Cn माइनस लिगेंड के साथ, और Cn माइनस लिगेंड है, ये कैसा होता है, प्रबल क्षेत्र लिगेंड होता है। जब अपन CFT देखेंगे तो उसमें अपन देखेंगे कि कौन से लिगेंड प्रबल क्षेत्र वाले लिगेंड हैं, कौन से दुर्बल क्षेत्र वाले लिगेंड हैं। तो यहाँ पर एक बार थोड़ा मोटा मोटा देख लें, प्रबल क्षेत्र वाले लिगेंड कौन से हैं, Cn माइनस है, CO है, NH3 है, इथाइलिन डाइअमीन है, पिरिडीन है, ये क्या है, प्रबल क्षेत्र लिगेंड है, और इनमें CO और Cn है वो सबसे ज़्यादा प्रबल क्षेत्र लिगेंड होते हैं। दुर्बल क्षेत्र लिगेंड की अगर अपन बात करें, मोटे मोटे तौर पे अपन देख रहे हैं, इसको अपन डिटेल में आगे देखेंगे श्रेणी के रूप में, जिसे स्पेक्ट्रोकेमिकल श्रेणी कहते हैं, वो अपन CFT के टाइम पढ़ेंगे। दुर्बल क्षेत्र लिगेंड जैसे F माइनस, Cl माइनस, H2O, OH माइनस, Br माइनस, I माइनस, इस तरह के ऑक्सिलेटो, C2O4, 2 माइनस, इस तरह के जो लिगेंड हैं ये क्या है, दुर्बल क्षेत्र लिगेंड होते हैं। ये आप ध्यान रखिएगा। अब चूंकि यहां पर निकिल का संकुल Cn माइनस के साथ बना है, तो क्या होगा, प्रबल क्षेत्र लिगेंड की उपस्थिति में इलेक्ट्रॉनों का युग्मन हो जाता है। मतलब लिगेंड धातु के ज्यादा निकट आते हैं तो धातु के जो इलेक्ट्रॉन है वो आंतरिक कक्षकों में युग्मित हो जाते हैं। तो देखिए, प्रबल क्षेत्र लिगेंड मतलब यहां पर है Cn माइनस की उपस्थिति में क्या होगा, ये जो 3D वाले इलेक्ट्रॉन हैं इनका युग्मन हो जाता है। 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब ये इलेक्ट्रॉन अंदर आ गया 3D, 4s खाली पड़ा है, 4p खाली पड़ा है। अब क्या होता है, जो केंद्रीय धातु है वो क्या उपलब्ध कराता है, खाली कक्षक उपलब्ध कराता है। उतने ही खाली कक्षक उपलब्ध कराता है जितने वह लिगेंडों के साथ उपसंयोजक बंध बनाएगा, और खाली कक्षकों में क्या होगा, संकरण होगा। अब खाली कक्षक कौन से होंगे, सबसे कम ऊर्जा से लेके उच्च ऊर्जा की तरफ आप बढ़ते जाओ। तो खाली कक्षक, पहला खाली कक्षक ये है, तो यहां से अपने को लेना है। कितने खाली कक्षक चाहिए, निकिल ने 4 साइनाइड लिगेंडों के साथ 4 उपसंयोजक बंध बनाए हैं, तो आपको 4 खाली कक्षक चाहिए। तो एक तो D वाला ले लिया, एक S वाला ले लिया, और 2 P कक्षक ले लिए। कुल कक्षक कितने हो गए, 4। तो संकरण कैसा हुआ, देखो ये D है, ये S है, एक तो D है, एक ही S है, और P कितने हैं, 2, तो DsP2 संकरण हो गया। ठीक है, ये 4 कक्षक संकरण में भाग ले रहे हैं, तो 4 DsP2 संकृत कक्षक बनेंगे। ये कक्षक क्या है, DsP2 संकृत कक्षक हैं। और इन 4 रिक्त DsP2 संकृत कक्षकों के साथ 4 लिगेंड अपने भरे हुए कक्षकों से के साथ अतिव्यापन करेंगे, मतलब एक एक इलेक्ट्रॉन युग्म इनको दान कर देंगे। तो लिगेंड हो गए दाता, और केंद्रीय धातु जो है वो हो गया ग्राही के रूप में। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन युग्म किसने दिए हैं, इन लिगेंडों ने इसको इलेक्ट्रॉन युग्म दिए हैं। क्लियर। अब देखो, चूंकि संकरण कैसा है, DsP2 संकरण है, तो ज्यामिति जो बनेगी इस संकुल की वो ज्यामिति होगी वर्ग समतलीय। मतलब
इस तरह की ज्यामिति का निर्माण होगा। वर्ग है, इसके केंद्र पर निकेल 2+ और इसके 4 कोनों से 4 लिगेंड इस तरह से उपसहसंयोजक बंधों का निर्माण करते हैं। तो ज्यामिति हो गई वर्ग समतलीय इस प्रकार से। ठीक है, वर्ग समतलीय ज्यामिति में बंध कोण, प्रत्येक बंध कोण कितने का होगा? 90 डिग्री का होगा। यह भी इसमें इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए, बंध कोण मतलब ये वाला बंध कोण, ये 90 डिग्री का इसमें होता है। अब इसके अगर चुंबकीय गुणों की बात करें, चुंबकीय गुण, तो अपन जानते हैं कि वे परमाणु या अणु जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं उनको अपन क्या कहते हैं? अनुचुंबकीय। और जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं वो क्या होते हैं? प्रतिचुंबकीय। तो इसमें देखिएगा, धातु के सभी इलेक्ट्रॉनों का युग्मन हो गया कि नहीं? आंतरिक कक्षक में आने से इनका युग्मन हो गया। और लिगेंड है वो युग्मित इलेक्ट्रॉन देता ही है। तो संकुल में सारे इलेक्ट्रॉन कैसे हैं? युग्मित हैं। तो संकुल कैसा हो गया? प्रतिचुंबकीय। ये प्रतिचुंबकीय संकुल हो जाता है। तो ज्यामिति वर्ग समतलीय, बंध कोण 90 डिग्री, और चुंबकीय गुण कैसा है? प्रतिचुंबकीय। और संकरण कैसा है? इसमें DsP2 संकरण है। ये प्रबल लिगेंड के कारण ऐसा हुआ है। दूसरा एग्जाम्पल अगर अपन लें, तो अगर इस CN साइनाइड की जगह अगर मैं Cl4 ले लूं, मतलब अपन ने लिगेंड लिया Cl- के रूप में, तो इसका नाम हो जाएगा टेट्रा, साइनो की जगह हो गया क्लोरो निकलेट सेकेंड आयन, टेट्रा क्लोरो निकलेट सेकेंड आयन ये हो जाता है। ठीक है, अब आगे देखिएगा, निकेल 28, वो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3d8 4s2 4p0, और चूंकि इसमें निकेल है वो +2 ऑक्सीकरण अवस्था में है, तो निकेल +2, 2 इलेक्ट्रॉन 4s वाले निकल गए, 3d8 4s0 4p0। क्लियर? निकेल है उसमें देखिए 3d में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 8 हैं, ये 8 आ गए। 4s में 2 इलेक्ट्रॉन है ही, 4p खाली पड़ा है। निकेल +2 में 4s के 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो 3d में ही 8 इलेक्ट्रॉन बचे। अब चूंकि Cl- कैसा है? दुर्बल क्षेत्र लिगेंड है, दुर्बल क्षेत्र लिगेंड Cl-, ये आपको ध्यान रखने वाली बात है। इसकी उपस्थिति में क्या होगा? इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं होगा। ये क्या है कि इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं करते हैं, क्योंकि क्षेत्र कैसा है इनका? दुर्बल क्षेत्र लिगेंड है ये। तो जैसा ये संकरण है वैसा ही इसमें जैसे ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वैसा ही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यहाँ पर लिगेंड की उपस्थिति में होगा। देखिए 8 इलेक्ट्रॉन है, ये वैसे के वैसे रह गए। इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं हो पाता है दुर्बल क्षेत्र लिगेंड की उपस्थिति में। अब संकरण में कौन से कक्षक भाग लेंगे? अब डी वाले तो भाग ले नहीं सकते क्योंकि रिक्त चाहिए, इनमें से कोई सा भी रिक्त नहीं है। तो क्या चाहिए? क्या होगा? 1s और 3p, ये 4 कक्षक संकरण में भाग लेंगे, क्योंकि आपको 4 लिगेंड के साथ 4 उपसहसंयोजक बंध बनाने हैं। तो संकरण कैसा हो गया? एक s कक्षक 3p कक्षकों ने भाग लिया, तो sp3 संकरण इसमें होता है और 4 sp3 संकरित कक्षक इसमें बनते हैं। तो यहां पर 4 sp3 रिक्त कक्षक बने और उनमें 4 Cl- लिगेंडों ने एक एक इलेक्ट्रॉन युग्म दान किया। देखिए वही निकेल +2 है, जैसा NiCN4 में था वैसा ही NiCl4 में निकेल +2 है, लेकिन Cn- लिगेंड की उपस्थिति में संकरण हो गया था DsP2, आंतरिक कक्षक संकुल बना,
इलेक्ट्रॉनों का युग्मन हो गया तो निम्न चक्रण संकुल हो गया, और यहाँ Cl- लिगेंड की उपस्थिति में इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं हो पाता है, तो बाह्य कक्षक इसमें संकरण में भाग ले रहे हैं, तो ये हो गया बाह्य कक्षक संकुल। और इस तरह से sp3 संकरण होने से ज्यामिति कैसी हो गई? ज्यामिति हो गई चतुष्फलकीय। लिगेंड बदलने से ज्यामिति बदल गई। चतुष्फलकीय में निकिल +2 चतुष्फलक के बिल्कुल केंद्र पर होता है और इसके चारों कोनों पर 4 लिगेंड उपस्थित होते हैं। इस तरह से चतुष्फलकीय यह ज्यामिति हो गई। मैं यो ज्यामिति इनको मिला दूं तो ज्यामिति का निर्माण हो जाता है। यह चतुष्फलकीय ज्यामिति है। और बंद कोण कितना हो गया इसमें? चतुष्फलकीय ज्यामिति में बंद कोण कितना होता है? 109 डिग्री 28 मिनट हो जाता है। तो ये हो गया बंद कोण ज्यामितीय चतुष्फलकीय। अब देखिए चुंबकीय गुणों की बात करें। चुंबकीय गुण, अभी अपन ने देखा था कि अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है तो अपन कहेंगे प्रतिचुंबकीय, और अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो अपन कहते हैं अनुचुंबकीय। अब यहां देखिए, ये है धातु के कक्षक जो संकरण में भाग नहीं ले रहे, धातु के पास हैं, और ये कक्षक ऐसे जिन्होंने बंध बनाने में भाग लिया है। तो जिन कक्षकों ने बंध बनाने में भाग लिए हैं उन कक्षकों में तो सारे इलेक्ट्रॉन युग्मित हैं, लेकिन धातु के कक्षकों में देखो ये दो डी कक्षक ऐसे हैं जिनमें एक एक इलेक्ट्रॉन है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है धातु के पास। तो संकुल की प्रकृति कैसी हो गई? अनुचुंबकीय। तो NiCN4 2- और NiCl4 2- दोनों में ही निकिल +2 ऑक्सीकरण अवस्था में है, फिर भी निकिल के साइनाइड के साथ बना जो संकुल है वो प्रतिचुंबकीय है, और Cl- के साथ बना संकुल है वो अनुचुंबकीय है। ऐसा क्यों? इस प्रकार का प्रश्न इसमें बनता है। तो आप उसकी व्याख्या कर सकते हैं कि Cn- चूंकि प्रबल लिगेंड है इसलिए उसकी उपस्थिति में इलेक्ट्रॉनों का युग्मन हो गया, DsP2 संकरण हो जाता है, जबकि Cl- है वो दुर्बल क्षेत्र लिगेंड है और उसकी उपस्थिति में इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं हो पाता है और संकरण sp3 होता है। तो इस तरह से इसकी व्याख्या अपन कर सकते हैं। तो ये संयोजकता बंध सिद्धांत के दो एग्जाम्पल हो गए जिसको अपन ने डिटेल में देखा। तीसरा एग्जाम्पल देखिएगा। तीसरा एग्जाम्पल है कोबाल्ट के साथ 6 अमोनिया जुड़े हुए हैं और इस संकुल आयन पर है 3+। इसका नाम क्या हो जाएगा? हेक्सा एमीन। ये तो 6 लिगेंडों के नाम हो गए। अब फिर धातु का नाम, धातु चूंकि धनावेशित समन्वय मंडल का हिस्सा है तो इसका नाम यूं का यूं आ जाता है कोबाल्ट, और इसमें कोबाल्ट का ऑक्सीकरण अंक है +3, तो इसको रोमन संख्या में 3 लिखेंगे, और चूंकि ये आयन है तो आगे लिखेंगे आयन। तो इसका नाम हो गया हेक्सामीन कोबाल्ट 3rd आयन। क्लियर है? अब इसमें देखिए कोबाल्ट का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 27। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया 3d7 4s2। चूंकि इसमें कोबाल्ट 3+ ऑक्सीकरण अवस्था में है तो 3 इलेक्ट्रॉन कौन से निकलेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन तो 4s वाले और 1 इलेक्ट्रॉन 3d में से निकल जाएगा, तो ये हो गया 3d6 4s0। क्लियर? अब देखिए अपन इसको अगर कक्षक जहां इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं उन कक्षकों के रूप में अगर दर्शाएं तो कोबाल्ट 27 को मैं दर्शाऊंगा 3d, d के 5 कक्षक हो गए, 1 2 3 4 5, ये 4s और ये हो गया आपके पास 4p। 3d 4s 4p, 3d में कितने इलेक्ट्रॉन? 7,
1 2 3 4 5 6 और 7। हुंड के नियमानुसार अपन ने इनको भर दिया। 4s में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2। अब कोबाल्ट 3+ आयन की अगर अपन बात करें तो कितने इलेक्ट्रॉन निकल गए? 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए। कहां से निकलेंगे? बाह्यतम कोश में से निकलेंगे। मतलब 2 इलेक्ट्रॉन तो 4s वाले निकल गए, 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया 3d वाला। इलेक्ट्रॉन कितने बच गए? 6 इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाएंगे? 1 2 3 4 5 और 6। ये इलेक्ट्रॉन इस तरह से भरे जाएंगे। क्लियर है? अब वीबीटी के अनुसार उपसहसंयोजक यौगिक के निर्माण के समय केंद्रीय धातु रिक्त कक्षक उपलब्ध कराता है। कितने रिक्त कक्षक उपलब्ध कराएगा? 6 लिगेंड 6 उपसहसंयोजक बन तो 6 कक्षक उपलब्ध कराएगा। कौन से कक्षक उपलब्ध कराएगा? लिगेंड की प्रकृति पर निर्भर करता है। तो यहां लिगेंड है अमोनिया, और अमोनिया कैसा है? प्रबल क्षेत्र लिगेंड है। तो प्रबल क्षेत्र लिगेंड यहां है अमोनिया की उपस्थिति में। क्या होगा? जो डी कक्षक वाले इलेक्ट्रॉन हैं इनका युग्मन हो जाएगा। क्योंकि प्रबल क्षेत्र की उपस्थिति में इलेक्ट्रॉनों का युग्मन हो जाता है। डी में कितने इलेक्ट्रॉन? 6। 1 2 3 4 5 और 6 युग्मन हो गया। ये 3d, ये 4s और 4p युग्मन हो गया। अब यहां 6 उपसहसंयोजक बंध बनाने के लिए 6 रिक्त कक्षक चाहिए। तो सबसे निम्न ऊर्जा से रिक्त कक्षक काउंट करते जाओ, उच्च कक्षा की तरफ बढ़ते चले जाओ। तो 2 तो ये डी वाले रिक्त पड़े हैं, 1 पी वाला ले लिया, कितने हो गए? 3, और 3 ले लिए आपने 4p वाले। तो संकरण कैसा हो गया? D2sp3 संकरण हो गया। यहां डी कक्षक कौन से काम में आए? देखो 4s 4p ये तो संयोजी कोष हो गया, n हो गया, मतलब n का मान 4 है। यहां पे डी कक्षक कौन से काम में आ रहे हैं? तीसरे वाले, मतलब n-1 डी कक्षक काम में आ रहे हैं। तो ये कैसा हो गया? आंतरिक कक्षक संकुल बन गया। ये आंतरिक कक्षक संकुल। क्योंकि इलेक्ट्रॉनों का युग्मन हो गया तो इनके चक्रण क्वांटम संख्या एक दूसरे को कैंसिल कर देंगी, तो चक्रण क्वांटम संख्या का मान कम हो गया, तो इसे अपन कहेंगे निम्न चक्रण संकुल। इलेक्ट्रॉनों का युग्मन हो गया तो कहेंगे अपन चक्रण युग्म संकुल। इस तरह से इनको अपन चक्रण युग्म संकुल और निम्न चक्रण संकुल कहते हैं। कितने कक्षकों ने संकरण में भाग लिया? 6 कक्षकों ने भाग लिया। तो 6 D2sp3 संकृत कक्षक बनते हैं। ये 6 D2sp3 संकृत कक्षक हैं, और इन 6 रिक्त संकृत कक्षकों के साथ 6 लिगेंडों के भरे हुए कक्षक अतिव्यापन करेंगे। ये अमोनिया, इस तरह से 6 अमोनिया लिगेंड इन रिक्त कक्षकों के साथ अतिव्यापन करते हैं और इनमें एक एक इलेक्ट्रॉन युग्म इस तरह से दान करते हैं। ठीक है ना? तो इस तरह से हो गया D2sp3 संकरण और ये बन गया संकुल। अब अगर अपन ज्यामिति की बात करें, ज्यामिति, तो D2sp3 संकरण में ज्यामिति कैसी होती है? अष्टफलकीय, अष्टफलकीय ज्यामिति। केंद्र पर CO3+, इस वर्ग के चारों कोनों से एक एक अमोनिया,
ये चारों अमोनिया एक ही तल में हैं और एक अमोनिया तल के लंबवत ऊपर और एक अमोनिया तल के लंबवत नीचे की तरफ, इस तरह से ये केंद्रीय धातु से जुड़े होते हैं। इनको अगर अपनी ज्यामिति के रूप में देखें तो इस तरह से ये अष्टफलकीय ज्यामिति का निर्माण होता है। चारों कोनों को ऊपर वाले लिगेंड से मिला दो और चारों कोनों को ही नीचे वाले लिगेंड से मिला दो। तो बंद कोण कैसा हो गया? बंद कोण हो गया 90 डिग्री। अष्टफलकीय ज्यामिति में बंद कोण 90 डिग्री होता है। अब चुंबकीय गुणों की अगर अपन बात करें, चुंबकीय गुण, तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे तो अनुचुंबकीय होगा और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे तो प्रतिचुंबकीय होगा। तो बताओ यहाँ है क्या अयुग्मित इलेक्ट्रॉन? नहीं। देखो यहाँ इलेक्ट्रॉनों का युग्मन हो गया, सारे इलेक्ट्रॉन युग्मित हो गए, तो ये कैसा है? प्रतिचुंबकीय। तो इस तरह से वीबीटी के आधार पर इसके इतने गुणों की व्याख्या अपन कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल ले रहे हैं, कोबाल्ट 3+ का ही एग्जाम्पल है लेकिन लिगेंड बदल देते हैं। देखिए मैंने NH3 की जगह क्या ले लिया? F6 ले लिया। Cl भी ले सकते हैं, Cl ले लिया, F ले लो चाहे Cl ले लो, F ले लिया, चलो तो नाम हो जाएगा हेक्सा फ्लोरो, हेक्सा फ्लोरो कोबाल्ट। अब यहां पर देखिए फ्लोरीन है वो ऋणावेशित लिगेंड है, तो 6 फ्लोरीन हो गए तो 6 माइनस, कोबाल्ट है 3+ तो ऊपर कितना बचेगा? 3 माइनस आएगा आपके, क्योंकि 6 लिगेंड है वो 6 माइनस के रूप में है। तो चूंकि अब जो धातु है वो ऋणावेशित समन्वय मंडल का हिस्सा है तो धातु का नाम क्या हो जाएगा? कोबाल्टेट। अपन जानते हैं कि जब धातु, केंद्रीय धातु ऋणावेशित समन्वय मंडल का हिस्सा हो तो उस धातु के नाम के पूर्व लग्न या अनुलग्न के रूप में 8 जोड़ा जाता है। धातु के नाम में अनुलग्न के रूप में 8 जोड़ते हैं। कब? जब धातु ऋणावेशित समन्वय मंडल का हिस्सा होता है। कोबाल्ट का ऑक्सीकरण 3 है तो 3 मैंने रोमन संख्या में लिख दिया, चूंकि आयन है तो मैंने आयन लास्ट में इसमें लिख दिया। अब देखो वही प्रोसीजर वापिस अपन इसमें दोहराते हैं। कोबाल्ट 27 3d7 4s2, कोबाल्ट +3 है तो 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए, 3d6 4s0 बच गया। यहाँ आते हैं 3d7 है, 4s2 है, 4p0। कोबाल्ट 3+ में क्या हुआ? 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए, 2 4s वाले, 1 3d वाला निकल गया। अब जो F- है वो क्या है? दुर्बल है। दुर्बल क्षेत्र लिगेंड F- की उपस्थिति में, तो दुर्बल क्षेत्र लिगेंड है तो अपन जानते हैं कि दुर्बल क्षेत्र लिगेंड इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं कर पाता है। तो इलेक्ट्रॉन कैसे रहेंगे? जैसे पहले थे वैसे रहेंगे, 1 2 3 4 5 6 और 6 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो इस तरह से ये इसमें इलेक्ट्रॉन रहेंगे। ठीक है, आगे ये 4d भी है, ये भी रिक्त पड़ा है। ठीक है, 4s 4p 4d ये संयोजी कोष के रिक्त कक्षक हैं। अब देखिए यहां पर आपको कितने बंध बनाने हैं? 6, तो 6 ही रिक्त कक्षक चाहिए। और रिक्त कक्षक कैसे चाहिए? संकृत रिक्त कक्षक चाहिए। तो देखिए 3D में तो कोई रिक्त रहा ही नहीं। अब तो रिक्त कक्षक कहां से चालू करेंगे अब लेना? 4s से। 1 4s ले लिया, 3 4p ले लिए और 2 आपको 4d में से लेने पड़ेंगे। तो संकरण हो गया, यहां से काउंट करो, 1s 3p और d कितने हैं? 2। चूंकि ये डी कक्षक बाह्य कक्षक से लिए कोष से लिए गए हैं, संकृत कक्षकों में जो डी कक्षक हैं वो कहां से आए? संयोजी कोष में से आए, बाह्य कोष में से आए, इसलिए इसको कहेंगे बाह्य
कक्षक संकुल। इलेक्ट्रॉनों का युग्मन हुआ ही नहीं, इसलिए कहेंगे चक्रण मुक्त, यह मुक्त है एक दूसरे से। और चूंकि अब ये इनका चक्रण क्वांटम संख्या का मान सभी का समान है जो अयुग्मित है, तो ये चक्रण क्वांटम संख्या जुड़ जाएंगी, चक्रण क्वांटम संख्या का मान बढ़ जाएगा, तो अपन कहेंगे उच्च चक्रण संकुल इसको बोलेंगे। ठीक है, तो संकरण हो गया sp3d2। चूंकि 6 कक्षकों ने संकरण में भाग लिया तो 6 sp3d2 संकृत कक्षक बन गए, और इन 6 संकृत कक्षकों में 6 लिगेंड एक एक इलेक्ट्रॉन युग्म दान कर देते हैं। क्लियर है? डी कक्षक बाह्य कोश से आ रहे हैं, ये चीज ध्यान रखिएगा आप। अब चाहे संकरण D2sp3 हो चाहे sp3d2 हो, ज्यामिति कैसी होगी? अष्टफलकीय होगी। और यहां पर जहां पर ने अमोनिया लिखा था या लगाया था, वहां पर क्या आ जाएगा? F-। ये लिगेंड अष्टफलकीय ज्यामिति के रूप में CO3+ के साथ उपसहसंयोजक बंध बना लेंगे। तो ज्यामिति है अष्टफलकीय, और अष्टफलकीय में बंध कोण कैसा होगा? 90 डिग्री, तो वही 90 डिग्री आ गया। अब चुंबकीय गुणों की अगर अपन बात करें तो देखिए यहां इस धातु में 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, तो चुंबकीय गुण हो गए अनुचुंबकीय। तो यहां भी देखिए मजेदार बात है, अमोनिया के साथ भी कोबाल्ट 3+ ही था, F- के साथ भी कोबाल्ट 3+ ही है, लेकिन अमोनिया के साथ ये प्रतिचुंबकीय हो गया था और F- के साथ ये अनुचुंबकीय संकुल बना रहा है। तो इसे अपन VBT के आधार पर समझा सकते हैं बहुत अच्छे से। अब आज का आपका होमवर्क है, एक क्वेश्चन नोट करिए आप। क्वेश्चन क्या है? FeCN6 4- व FeF6 4-, दो संकुल हैं आपके पास। FeCN6 4- व FeF6 4- संकुलों की ज्यामिति, संरचना, बंध कोण, संकरण और चुंबकीय गुणों की व्याख्या VBT के आधार पर कीजिए, ये आपको बताना है। और इसी में देखिए क्वेश्चन और बनता है कि FeCN6 4- व FeF6 4- दोनों संकुलों में केंद्रीय धातु +2 ऑक्सीकरण अवस्था में है, लेकिन FeCN6 4- प्रतिचुंबकीय है और FeF6 4- अनुचुंबकीय है। समझाइए। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन हो गए, एक तो इनकी व्याख्या करना और दूसरे इनके चुंबकीय गुणों की तुलना करना। ये दोनों क्वेश्चन आज का आपका होमवर्क है। नेक्स्ट वीडियो में अपन बहुत ही इंपॉर्टेंट सिद्धांत पढ़ेंगे, CFT क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन, जो बताएगा कि केंद्रीय संकुल हैं या जो उपसहसंयोजक संकुल हैं वो रंगीन क्यों होते हैं, रंग क्यों दर्शाते हैं। और साथ ही एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं, VBT के आधार पर अपन क्या देख रहे हैं कि संकुल यौगिकों में केंद्रीय धातु और लिगेंडों के बीच में बंध कैसा है? उपसहसंयोजक बंध है, जो सहसंयोजक बंध की श्रेणी का ही होता है। CFT में अपन देखेंगे कि केंद्रीय धातु और लिगेंडों के बीच में आयनिक बंध है। तो ये देखिए बिल्कुल ही अलग हो गया। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक आएगा CFT, वो आयनिक बंध बताता है, ये सहसंयोजक मतलब उपसहसंयोजक बंध बताता है CFT। VBT सहसंयोजक बंध बता रहा है, जबकि CFT आयनिक बंध बताएगा। तो बड़ी ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, तुलना भी करेंगे अपन दोनों सिद्धांतों की। तो हाथ धोते रहिए, घर पे रहिए, परिवारजनों का ध्यान रखिए, मेरे वीडियोस देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।